हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इससे पहले हमने यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के लिए 12th क्लासेस में अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग टॉपिक्स को लिया और उनका रिवीजन किया। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से टॉपिक संधि का रिवीजन। तो इस तरह से हम हिंदी साहित्य और उत्तराखंड जीके के साथ साथ जीके के भी जो है कोई भी टॉपिक को ले रहे हैं और उसका रिवीजन कर रहे हैं, ताकि आने वाली परीक्षाओं के लिए वो हमारे लिए क्या हो जाए, एक रिवीजन हो जाए जो कि हमारे सभी सब्जेक्ट को मिक्सअप करके हो जाए। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो हिंदी व्याकरण से लिया है, क्योंकि हिंदी से हमारे 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो 20 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिंदी साहित्य से लिए जाते हैं और मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी व्याकरण से लिए जाते हैं। तो संधि भी हमारे सिलेबस में है, तो संधि के तीनों पार्ट हमें पढ़ने हैं ताकि हमारा जो रिवीजन है, जो हमारी संधि है, उसके हमारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ आपको पता होगा, मिलना या फिर मेल। तो संधि को इंग्लिश में हम ज्वाइनिंग कहते हैं और इसका मतलब होता है मिलना। तो वर्णों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है, उसे संधि कहा जाता है। अब संधि के जो पार्ट्स हैं उनको हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि कोई भी हमें एक वर्ड दिया जाता है और पूछ जाता है कि ये कौन सी संधि का प्रकार है, ये स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, कौन सी ये संधि है, या फिर स्वर संधि के अंदर जो भेद होते हैं उनसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, वैसे तो मोस्टली हमारा ये विसर्ग वाला व्यंजन वाला हमारे सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें व्यंजन और विसर्ग दोनों को ही पढ़ना है, क्योंकि कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है। वैसे हमारे जो सिलेबस में है वो स्वर संधि के पार्ट्स हैं, स्वर संधि और उसके प्रकार हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें सबसे पहले पढ़ना है स्वर संधि और उसके प्रकार, फिर उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे व्यंजन संधि से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और विसर्ग संधि से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसी से संबंधित कुछ हम अपवाद भी देखेंगे कि कुछ ऐसे जो है वर्ड होते हैं जो होते तो नियम के अनुसार कोई और संधि को बताते हैं, लेकिन उनका जो राइट आंसर होता है वो अलग होता है, तो उनको कहते हैं हम अपवाद। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों के लिए एक यहाँ पर नियम दिया है, जिससे पता चलता है कि जो स्वर संधि होती है वो स्वर और स्वर यानी कि दो स्वरों के मेल से जब एक स्वर बनता है तो उसको कहते हैं स्वर संधि। उसी तरह से व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन, जब एक व्यंजन के साथ या तो स्वर मिलेगा या फिर व्यंजन मिलेगा, तो ऐसा जब होगा तो उसका जो परिणाम आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा, वो व्यंजन होगा। तो इस प्रकार के जो भी यहाँ पर मेल होंगे, मेल को ही कहते हैं संधि, तो मेल होंगे तो उसको हम व्यंजन संधि बोलेंगे। जब एक व्यंजन के साथ एक स्वर या फिर व्यंजन मिलकर व्यंजन बना देता है तो उसको व्यंजन संधि बोलते हैं। फिर लास्ट में हमारे पास है विसर्ग संधि। जिस प्रकार से व्यंजन के साथ मिला, अब यहाँ पर विसर्ग के साथ स्वर या फिर व्यंजन मिलकर क्या बना देंगे, विसर्ग बना देंगे, इसीलिए इसको विसर्ग संधि कहेंगे और इसको व्यंजन और इसको स्वर। जो हमें परिणाम मिलेंगे वही संधि का नाम होगा। जैसे यहाँ पर हमें स्वर स्वर मिलकर स्वर मिला है तो स्वर हमारा परिणाम है, यानी कि स्वर संधि होगा। उसी तरह से व्यंजन में स्वर या फिर व्यंजन मिलकर व्यंजन बना है तो व्यंजन संधि होगा, और विसर्ग भी सेम इसी तरह से उसके परिणाम के अनुसार उसका नाम होता है। तो अब आते हैं हम सीधे स्वर संधि पर और उसके प्रकारों पर। तो सबसे पहले आपको समझना होगा स्वर संधि जो होती है उसके 5 भेद होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। पहला दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो इन पांचों में से ही मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देखा होगा, फॉरेस्ट गार्ड के, कनिष्ठ साहित्य के, सभी के आपके किससे बने थे, स्वर संधि के पार्ट्स से बने थे, कि स्वर संधि के जितने भी पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर से हम सबसे पहली संधि समझते हैं। स्वर संधि का जो पार्ट है वो है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि, अब यहाँ पर आपके बुक्स में जब आप पढ़ते होंगे, आप लूसेंट की बुक से पढ़ते होंगे या फिर आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक से पढ़ते होंगे, तो आपने जब भी पढ़ा होगा तो आपको कुछ नियम उसमें दिखे होंगे, बॉक्स में जो नियम रहते हैं कि इसके और इसके मेल से ये बनेगा, तब ये होगा, तभी ये होगा, तभी होगा। तो इस तरह से आप नियम पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप वो नियम बिल्कुल करेक्ट होते हैं जो आपने पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन जो मेरा तरीका है, जो जिस तरह से मैं संधि को देखती हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैं
संधि पे कैसे आप अपने राइट आंसर चूज करती हूँ। ठीक है, ये मेरा वाला तरीका है, हो सकता है आपका भी यही तरीका हो सकता है किसी बुक में भी सेम ऐसा ही लिखा हो। ठीक है, तो सबसे पहला दीर्घ संधि की जब मैं पहचान करती हूँ तो कैसे करती हूँ, तो देखो जब हमारा जो परिणाम है आ, ई और उ, यानी कि जब दो शब्द मिल रहे होते हैं तो वहां पर जहां पर वो जिस उनकी संधि हो रही होती है, यानी कि जहां पर उनका दोनों का मेल हो रहा होता है, तो वहां पर जो भी उच्चारण हमारे मुंह से निकलता है तो उससे पता लगाना होता है कि कौन सी संधि है। ठीक है, तो सभी में मैं यही रूल फॉलो करती हूँ कि जब भी हम शब्द बोलते हैं तो उसकी जो मेल पर जो भी हमारी ध्वनि हमारे मुंह से निकल रही है तो उसको मैंने लर्न करा है कि कौन सी संधि हो सकती है। जैसे कि अगर आ, ई और उ, यानी कि आ, ई और उ हमारे मुंह से उच्चारित होगा तो इसका मतलब कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। अब इसके उदाहरण क्या है, वेदांत। जब आप वेदांत बोलते हो तो जब वेद और अंत, तो यहाँ पर आ सुनाई दे रहा है आपको, किसका उच्चारण हो रहा है, आ का, तो वेदांत में क्या हो जाएगा, आ का उच्चारण हो रहा है, तो इसका मतलब दीर्घ संधि है। उसी तरह से ई का उच्चारण कैसे होगा, हरीश। जब आप बोलते हो हरीश तो हर धन ईस, हर धन ईश को मिला के हरीश आपका बन रहा है, और कौन सी मात्रा आपको दिखाई दे रही है, बड़ी ई की। तो बड़ी ई किस में होता है, दीर्घ में होता है। जैसे आप समझते हो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े ऊ, या फिर आ, ई, ऊ, तो आपको पता चल जाता है कि क्या है, उसमें दीर्घ संधि है। उसी तरह से ऊ वाले का उदाहरण है वधूर्मी, तो आपको वधूधन उर्मी के मेल से क्या बन रहा है, यहाँ पर वधूर्मी बन रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। अब उस तरह से दूसरा नियम हमारे पास है गुण संधि का। तो गुण संधि में याद रखना है कि जब ए, ओ और अर की, ए, ओ, अर, इन तीन में से किसी की भी साउंड आपके मुंह से निकल रही है, कहां पर, मेल पर, दोनों के मेल पर, मेल मोस्टली आपका बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा जो आपकी साउंड होगी, तो उसमें गुण संधि होती है। तो दीर्घ संधि में क्या होता है, आ, ई और उ। उसी तरह से गुण संधि में क्या होता है, ए, ओ और अर, ए, ओ, अर। तो ए का उदाहरण है महेश, तो महेश में किसकी ध्वनि निकल रही है, ए की निकल रही है, तो यहाँ पर जो संधि होगी वो गुण संधि होगी। उसी तरह से ओ का उदाहरण कौन सा हो सकता है, महोत्सव, महोत्सव में ओ की ध्वनि निकल रही है तो भी गुण संधि होगी। और महर्षि, महर्षि जब आप बोल रहे हो तो अर निकल रहा है, महर, अर, ठीक है, महर्षि में अर निकल रहा है उच्चारण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण संधि ही इसमें हो जाएगी। तो इस तरह से इन दोनों संधि को देखना है। फिर उसके बाद आती है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि को कैसे याद रखना है, वृद्धि संधि में इन दोनों में जो नहीं आ रखे हैं वो इसमें आएंगे। ठीक है, कौन कौन सा छूट गया, देखो यहाँ पर ए था तो हम ऐ लेंगे, यहाँ पर ओ था तो हम औ लेंगे। तो ऐ और औ जहां पर भी देखने को मिलते हैं वहां पर वृद्धि संधि होती है। तो ऐ का उदाहरण है सदैव, तो सदैव में कौन सी मात्रा आ रही है, दो मात्राएं आ रही है, यानी कि ऐ की मात्रा आ रही है, ऐ का उच्चारण आ रहा है सदैव, तो वहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी। उसी तरह से औ का, तो वनौषधि या फिर जलौध, महौज, तो इस तरह से जो औ की साउंड निकल रही है उससे पता चल रहा है कि इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। ठीक है, अब आते हैं यण संधि पर। तो यण संधि को याद करने का जो तरीका है वो है हमारे पास य, व, र पर क्या लगे रहते हैं, आधे वर्ण लगे रहते हैं। तो हमारे पास यण संधि में क्या रहता है, य, व, र, य, व, र, इन तीन व्यंजनों पर अगर कोई आधा वर्ण लगा होगा तो वो कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। जैसे कि य का उदाहरण देखोगे तो य पर यहाँ पर क्या लगा है, तो लगा है, तो हमारे पास य, व और र, तीन ऐसे वर्ण व्यंजन है हमारे पास, य, व, र, जिस पर कोई भी आधा वर्ण लगा होगा। जैसे यहाँ पर आधा तो लगा है, स्वागत में सौ आधा है, पित्राज्ञा में तो आधा है, र पर तो लगा हुआ है, क्योंकि त्र किसके मेल से बनता है, तो और र के मेल से बनता है, तो इसलिए यहाँ पर र पर तो लगा हुआ है, तो पित्राज्ञा। तो इन तीनों में कौन सी संधि हो गई है, यण संधि। तो याद रखना है य, व और र, इन तीनों पे ही जब कोई आधे वर्ण लगे रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, यण संधि बोलते हैं। फिर उसके बाद लास्ट स्वर संधि का जो पांचवा प्रकार है वो है अयादि संधि। तो अयादि संधि में क्या याद रखना है, ऐ, आय, अव, आओ या फिर आवी। ठीक है,
आवी या फिर आई, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो आए, आओ, आवी या फिर आई, तो इस तरह की कहीं पर भी उच्चारण दिखे तो आपको समझ जाना है वहां पर क्या है, अयादी संधि है। जैसे कि आय का उदाहरण हमने लिखा है नयन, तो यहाँ पे अय, नौ और य में क्या आ रहा है, अय, नयन, ठीक है। तो ये आ गया आपका अयादी संधि। उसी तरह से आय का उदाहरण देखेंगे तो गायक, तो गाय में आय, आय आ रहा है तो अयादी संधि। वैसे ही अव का जो उदाहरण है वो कौन सा है, पवन, तो प और वो, प में क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है, फिर यहाँ पर वो आया तो पव यानी कि अव, तो अयादी संधि। उसी तरह से अगर हम आवी का उदाहरण देखना चाहें तो आवी का उदाहरण होगा भाविनी, तो भाविनी कैसे, भावी, भावी यानी कि आवी, तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। तो भाविनी वर्ड में भी क्या है, अयादी संधि है। तो इसी तरह से आपको विभिन्न प्रकार के वर्ड देखने होते हैं जिनमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण या फिर अयादी संधि हो, ठीक है। तो आपको कोई भी वर्ड दिया जा सकता है जिसमें से आपको पूछा जाएगा, आपको इनमें से कोई 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो आपको इन रूल्स को देखकर पता लगाना है कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे बन सकता है, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि कोई भी एक वर्ड दिया जाता है आपको, जैसे इत्यादि आपको दिया जाएगा या फिर स्वागत आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। संधि विच्छेद यानी कि शब्द को तोड़ देना, ठीक है। तो संधि, अगर आपको कोई शब्द दिया जाएगा और आपको पता लगानी होगी उसकी संधि विच्छेद, तो वो भी आपको पता होना चाहिए उसके सही संधि विच्छेद कैसे होंगे। जैसे स्वागत का क्या बनेगा, सूधन, आगत, तो इस तरह से आपको पता होनी चाहिए हर चीज के संधि विच्छेद। ये आपको प्रैक्टिस से आते हैं कि इसकी संधि विच्छेद क्या हो सकती है। तो ये हो गए हमारे स्वर संधि के 5 भेद। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे हमने ये जो आपको बताया सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में, तो स्वर संधि का भी आपको बता दिया था, व्यंजन और विसर्ग, इन तीनों को आपको बता दिया था, ठीक है। अब हम आते हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं लिखे गए हैं लेकिन हमको ये पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि कभी भी पूछ लिया जा सकता है। तो अगर संधि का जो इतना सा टॉपिक है, बस इतनी ही है संधि। संधि एक बोर्ड में आपको एक वीडियो के माध्यम से पता चल जा रही है संधि क्या है। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि संधि के जो है 3 पार्ट है, जिसमें कि स्वर के भेद होते हैं, इनके भी भेद होते हैं, व्यंजन संधि के अंदर भी भेद होते हैं, काफी भेद होते हैं, तत्पुरुष इस तरह से आते हैं उसके अंदर, व्यंजन संधि के अंतर्गत भी। लेकिन आपको इतना ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, आपको मोटा मोटा व्यंजन और विसर्ग को पढ़ना है। तो व्यंजन संधि यानी कि जिसमें आपका हलंत लगा रहेगा। संधि विच्छेद को कैसे पहचानना है, हलंत लगा रहता है इसमें। जैसे कि दिगंत में उसका जो विच्छेद होगा वो दिक् प्लस अंत होगा, और अगर आप इन सभी में से किसी का भी विच्छेद करते हैं, जितने भी यहाँ पर स्वर संधि के अंतर्गत जितने भी वर्ड लिखे थे मैंने, तो इनका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो किसी में भी हलंत नहीं लगेगा। विसर्ग की अगर आप विच्छेद करेंगे तो किसी में भी हलंत नहीं लगेगा। हलंत क्या होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। हलंत का मतलब होता है कि जिसमें आपका स्वर नहीं जुड़ा होता है। तो व्यंजन का रूल क्या था हमारे पास, व्यंजन में या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। तो देखो इस वाले फर्स्ट वाले में व्यंजन में क्या है, स्वर है, तो व्यंजन में क्या है, स्वर है। तो व्यंजन जब स्वर से मिलता है तो क्या बनता है, व्यंजन बनता है, ठीक है। कैसे बना, दिगंत, गौ बन गया ना, क प्लस ओ, व्यंजन प्लस स्वर बना तो क्या बन गया हमारा, व्यंजन बन गया। तो इसलिए क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गई। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है वागीश, तो वागीश की संधि क्या होती है, वाक धन ईश, तो इसलिए ये बन गया वागीश। फिर उसके बाद है विसर्ग संधि, लास्ट वाला, तो उसमें हमें उदाहरण दिए गए हैं निश्चय में निह प्लस चय। तो विसर्ग संधि की पहचान होती है किससे, विसर्ग से, ठीक है। तो इस तरह से विसर्ग से होती है विसर्ग संधि की पहचान। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, मैंने इसमें रूल बताया था आपको। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग में या तो स्वर लगा रहता है या फिर व्यंजन लगा रहता है। तो यहाँ पर विसर्ग के साथ क्या लगा हुआ है, व्यंजन लगा हुआ है। तो कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो जो विसर्ग के साथ जुड़ जाएगा तो आपका रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, विसर्ग मिल जाएगा। तो निश्चय आपको मिल गया, दुष्कर्म आपको मिल गया, तो ये हो गया आपका विसर्ग संधि। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में देख लिया है संधि के तीनों पार्ट और साथ ही स्वर संधि के भेद, जो कि हमारे यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी में ये टॉपिक पूछा जाता है, ये कंपलसरी ही होता है। लगभग हर एग्जाम में आपने संधि का एक ना एक क्वेश्चन, कभी कभी 2-3 भी पूछ जाते हैं।
तो वो देखने को मिलता ही मिलता है। इसलिए आप अपनी संधि जरूर क्लियर करें, अपनी बुक्स में से देखें। आपको जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल देखोगे स्वर संधि के, विसर्ग संधि के और व्यंजन संधि के, जितने भी आप एग्जाम्पल देखोगे उनके विच्छेद देखोगे, क्योंकि विच्छेद में बहुत बार क्या हो जाता है, गलती हो जाती है। ऐसे तो आप बता देते होंगे कि इसमें कौन सी संधि है, सदैव बता दोगे आप आई की मात्रा देख के कि कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है क्योंकि आई आ रहा है, तो ऐसे बता दोगे। लेकिन विच्छेद में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो विच्छेद, संधि विच्छेद में कंफ्यूजन को आपको क्लियर करना है तो आपको क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल देखने होंगे अपनी बुक से। लूसेंट की बुक में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दिए गए हैं, विच्छेद के भी दिए गए हैं, तो आप उनको भी पढ़िए और साथ ही जो अपवाद होते हैं उनको भी देखिए। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ अपवाद लिखे हैं, तो देख लेते हैं अपवाद। तो अपवाद वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जो ऐसे होते हैं जिनमें रूल कहीं और का लग रहा होता है और उसका आंसर कुछ और होता है, तो इनको कहते हैं अपवाद। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके ज्यादातर हमारे उत्तराखंड के एग्जाम में नहीं देखने को मिलते हैं। अगर हो सकता है कभी बाई चांस आपको देखने के लिए मिल जाए, लेकिन मोस्टली आज तक अपवाद वाले क्वेश्चन कम ही देखने को मिले हैं। ये होते हैं आपके सेंट्रल लेवल के या फिर यूपी की जो भी आपकी परीक्षाएं होती है, तो उसमें अपवाद वाले क्वेश्चन हिंदी में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, हर टॉपिक से देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि समास अलंकार से भी अपवाद देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपवाद जो है 3 लिखे हैं मैंने, जो कि प्रौढ़ एक अपवाद वर्ड है, प्रौधन उड़ इसका संधि विच्छेद होता है और ये गुण संधि का एक अपवाद है। ठीक है, ये कौन सी संधि का अपवाद है, गुण संधि का ये अपवाद है, क्योंकि इसमें देखो प्रौधन उड़ तो औ की मात्रा आ रही है। ठीक है, किसकी मात्रा आ रही है, औ की मात्रा। और मैंने आपको क्या बता रखा है, गुण संधि में आपने पहले भी पढ़ा ही होगा कि ए ओ अर लगता है, लेकिन यहाँ पे औ लग रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होनी चाहिए, गुण संधि होनी चाहिए। लेकिन सॉरी, ओ में क्या होनी चाहिए, गुण संधि होनी चाहिए, लेकिन औ में भी यहाँ पर क्या है, गुण संधि ही दी गई है। तो ये वैसे तो हम गलत समझेंगे, लेकिन ये क्या होता है, एकदम करेक्ट आंसर होता है। वैसे ही अधरोष्ट, अधरोष्ट में देखिए अधर धन ओष्ट, तो वृद्धि संधि का ये उदाहरण है। कैसे, क्योंकि इसमें ओ की मात्रा आ रही है, और देखो वृद्धि संधि में किसकी मात्रा आती है, औ की मात्रा आती है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि अधरोष्ट में कौन सी संधि है, हम कौन सी बताएंगे, गुण संधि बताएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओ आ रहा है और हमने पढ़ा है कि ए ओ आर कौन सी संधि होती है, गुण होती है। लेकिन ये वृद्धि संधि का अपवाद है, यानी कि इसमें वृद्धि संधि बोली गई है कि इसमें वृद्धि संधि है। ठीक है, जबकि क्या होनी चाहिए थी, गुण संधि होनी चाहिए थी। अब है गवाक्ष, गवाक्ष में है गोधन अक्ष, तो गोधन अक्ष तो अव आव वाला बताया था मैंने, अव आव वाला, तो यहाँ पर जो है अयादि संधि का ये अपवाद है, गोधन अक्ष गवाक्ष। ठीक है, तो इस तरह से कुछ अपवाद भी होते हैं हमारे एक संधि में, तो उनको भी आपको थोड़ा सा देख लेना है। वैसे इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते मोस्टली, लेकिन अगर आप कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो कि पहले परीक्षाओं में आए हुए उनको देख लें तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस तरह की रैंडम जो है रिवीजन पसंद आ रहे होंगे। किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी टॉपिक हम ले लेंगे ताकि हमारे जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसके लिए हर सब्जेक्ट का मिक्सअप रिवीजन हो जाए। तो इसी तरह से मैं अपना भी रिवीजन कर रही हूँ, आई होप आप लोग भी इसी तरह से रिवीजन कर रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।